बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा परीलोक हुआ करता था, जहाँ बहुत सारी परियां रहा करती थीं। उन्हीं परियों में सिंड्रेला नाम की एक सुंदर सी परी भी रहती थी। सिंड्रेला परी को पृथ्वी लोक पर जाना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए सिंड्रेला परी हमेशा पृथ्वी पर घूमने जाया करती थी। तभी एक दिन उसकी मुलाकात रॉकी नाम के एक लड़के से होती है और कुछ ही दिनों में वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन रॉकी कोई अच्छा लड़का नहीं था। वो एक नंबर का शराबी और जुआरी था। वो हर वक्त बस शराब पीता और अपने आवारा दोस्तों के साथ रात भर जुआ खेलता रहता था। साथ ही साथ वो हमेशा क्लब में पार्टीज भी करता था। फिर एक दिन रॉकी सिंड्रेला परी को अपने घर पर लेकर आता है, जहाँ वो दोनों चाय पीते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। तभी रॉकी सिंड्रेला परी से कहता है, सुनो प्यारी सिंड्रेला, कल मेरे दोस्त के घर में पार्टी है, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी? हाँ, क्यों नहीं, मुझे पार्टी में जाना बहुत पसंद है। फिर अगले दिन रॉकी सिंड्रेला परी को लेकर अपने दोस्त की पार्टी में चला जाता है। लेकिन सिंड्रेला देखती है कि उस पार्टी में मौजूद सभी लड़के और लड़कियाँ शराब पी रहे हैं। तभी रॉकी शराब से भरा एक गिलास लेकर सिंड्रेला परी को देते हुए कहता है, ये लो सिंड्रेला, ये बहुत ही महंगी और कीमती शराब है, इसे पीकर तुम भी हमारे साथ पार्टी को एंजॉय करो। अरे नहीं रॉकी, मैं शराब नहीं पीती। क्या तुम शराब नहीं पीती? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर किसी ने ये सुन लिया तो वो तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाएंगे। अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो, आज का जमाना तो मॉडर्न हो चुका है और शराब पीना तो अब एक आम सी बात है। इसे जूस समझकर पी लो। अरे लेकिन इससे कितनी अजीब सी बदबू आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं इसे पी लेती हूँ। इस तरह रॉकी के काफी जिद करने के बाद सिंड्रेला परी ना चाहते हुए भी वो शराब पी लेती है। इस तरह धीरे धीरे रॉकी सिंड्रेला परी को बहुत सारे क्लब्स और पार्टीज में ले जाना शुरू कर देता है और देखते ही देखते सिंड्रेला परी को शराब पीने की लत लग जाती है। साथ ही वो रॉकी और उसके दोस्तों के साथ जुआ खेलना भी शुरू कर देती है। अब सिंड्रेला परी रोजाना बार में जाकर रॉकी के साथ खूब सारी शराब पीती और जुआ खेलती। फिर एक दिन सिंड्रेला परी पैसों के साथ साथ अपने गले में पहना हुआ कीमती हार भी जुए में हार जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? ये हार तो मेरी माँ का दिया हुआ था। कोई बात नहीं, कल मैं फिर से इस क्लब में जुआ खेलने आऊंगी और अपना पूरा हिसाब बराबर करूंगी। हाँ सिंड्रेला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे पूरा यकीन है कि कल तुम ही जीतोगी। थैंक यू रॉकी, एक तुम ही तो हो जो मुझ पर यकीन करते हो। तुम बहुत अच्छे हो। फिर अगले दिन सिंड्रेला परी परियों के बैंक में जाती है और बैंक में जमा अपने सारे पैसे निकालकर फिर से उसी क्लब में जुआ खेलने पहुंच जाती है। लेकिन रॉकी और उसके दोस्त टीना के साथ मिलकर सिंड्रेला परी को खूब शराब पिलाता है, लेकिन खुद नहीं पीता है और फिर धोखे से वो लोग उसके सारे पैसे जीत लेते हैं। इस तरह सिंड्रेला परी अपने सारे पैसे हार जाती है और उसके पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचती। वहीं दूसरी तरफ सिंड्रेला परी अब एक पक्की शराबी बन जाती है और वो सुबह शाम शराब पीकर नशे में धुत रहने लगती है। फिर एक दिन जब वो ग्लास भर के शराब पी रही थी, तभी उसकी बहन सोफिया परी उसके पास आई और उसे समझाने की कोशिश करने लगी। अरे सिंड्रेला, ये तूने अपना क्या हाल बना लिया है? पहले तो तू कितनी अच्छी थी, अचानक तुझे शराब पीने की लत कैसे लग गई? ये सब गलत लोगों से दोस्ती करने का नतीजा है। अरे तू होती कौन है मेरी जिंदगी में दखल देने वाली?
अगली बार तूने मुझे समझाने की कोशिश की तो मैं तेरी चोटी पकड़कर तुझे पेड़ से टांग कर चली जाऊंगी। चल अब फुट यहाँ से। इस तरह सिंड्रेला परी अपनी बहन को डांटकर वहाँ से भगा देती है। फिर अगले दिन सिंड्रेला परी के पास शराब पीने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपनी बहन की अलमारी से उसका पर्स चुराकर फिर से उसी क्लब में पहुंच जाती है। क्लब पहुंचकर सिंड्रेला परी फिर से ढेर सारी शराब पीने लगती है और जुआ खेलना शुरू कर देती है। लेकिन रॉकी इस बार भी चालाकी से उसके सारे पैसे जीत लेता है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? मैं तो अपनी बहन के भी सारे पैसे हार गई। देखो सिंड्रेला, तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो गए हैं। जाओ अपने घर से और पैसे लेकर आओ, शायद अगली बार तुम जीत जाओ। लेकिन रॉकी, तुम ही बताओ, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं जब से जुआ खेल रही हूँ तब से मैं एक बार भी नहीं जीती, बल्कि अपना सब कुछ हार गई। भला ऐसा कैसे हो सकता है? अरे सिंड्रेला, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। शायद तुम कल एक बार में ही सब कुछ जीत जाओ। रॉकी सिंड्रेला परी से ये कह ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ सोफिया परी आ जाती है और अपनी जादुई छड़ी से रॉकी, उसके दोस्त और टीना की पिटाई करना शुरू कर देती है। अरे नहीं नहीं, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। तुम हमें क्यों मार रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम तीनों ने मिलकर मेरी सीधी साधी बहन को शराबी बनाकर उसके सारे पैसे लूट लिए। अब मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी। चलो सीधी तरह से मेरी बहन के सारे पैसे वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम तीनों के हाथ और पैर काट दूंगी। अरे नहीं, ऐसा मत करना, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी बहन के सारे पैसे लौटा देता हूँ। इतना कहकर रॉकी सिंड्रेला परी के सारे पैसे लौटा देता है। उसके बाद वो दोनों बहनें वापस अपने घर पर लौट जाती हैं। मुझे माफ कर दो सोफिया, मैंने तुम्हारी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं वादा करती हूँ, अब मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगी और ना ही जुआ खेलूंगी। कोई बात नहीं, तुम मेरी बहन हो, तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है, लेकिन आइंदा से तुम ऐसे धोखेबाज दोस्तों से दूर ही रहना। उस दिन के बाद से सिंड्रेला परी सुधर जाती है और फिर कभी जिंदगी में शराब को हाथ तक नहीं लगाती और लोगों की भी मदद करना शुरू कर देती है। माँ, हमारे गांव में जो नई आंगनवाड़ी खुली है उसमें ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाया जा रहा है। क्या आप मुझे वहाँ पर कोर्स करवा दोगी? लेकिन बेटी, तू पार्लर का कोर्स करना क्यों चाहती है? क्योंकि माँ, मुझे लोगों का मेकअप करना, उन्हें अच्छे से तैयार करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारा एडमिशन वहाँ करवा दूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे पिताजी से पूछना होगा। ऐसा कहने के बाद भावना घर के कामों में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ समायरा शाम होते होते अपने पिता के आने का इंतजार करने लगती है। माँ देखो, पिताजी घर पर आ गए हैं। चलो अब उनसे पूछो कि मैं गांव की आंगनबाड़ी में ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीख सकती हूँ। ओहो, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। अभी तुम्हारे पिताजी आए ही तो हैं। उन्हें जरा पानी तो पीने दो, उसके बाद पूछती हूँ। भावना एक गिलास पानी लेकर चंपक के पास जाती है, जिसके बाद चंपक पानी पीता है और एक लंबी सी सांस लेकर कहता है, आज मुझे मेरा दोस्त राम प्रकाश मिला था। उसका बेटा भी उसके साथ था और तुम जानती हो, उसका बेटा भी बिल्कुल हमारी समायरा की तरह है, रंग से काला। मैंने उससे समायरा की बात की थी शादी के लिए, तो वो लोग समायरा की शादी के लिए तैयार हैं। भावना ये सुनकर चुप रह जाती है। लेकिन अभी मेरी बेटी की उम्र ही क्या है, अभी तो वो बहुत छोटी है, अभी तो वो केवल 19 साल की ही है।
तुम जानती हो ना हमारी बेटी का रंग कितना काला है। ऐसे में उसकी शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा होगा। क्या पता फिर कोई उसे पसंद ही ना करे तो क्या करोगी तुम? अच्छा ठीक है, आपका जो मन करे आप करो, लेकिन मेरी बेटी हमारे घर के पास वाली आंगनवाड़ी में ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखना चाहती है। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, सीख लेगी, लेकिन उसे जितनी जल्दी हो सके घर के काम काज ज्यादा सिखाना। ये सब समायरा दूर खड़ी सुन लेती है, जिसके बाद वो एक तरफ खुश होती है लेकिन दूसरी तरफ मायूस भी। वो अपने कमरे में चली जाती है और अपने आप को शीशे में देखकर कहती है, हे ऊपर वाले, क्या मैं इतनी काली हूँ कि कोई भी मुझसे शादी ही नहीं करेगा? आखिर काले लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? काले लोगों के बारे में लोगों की सोच इतनी बुरी क्यों होती है? समायरा उस रात बिना खाना खाए ही सो जाती है। फिर अगले दिन वो आंगनवाड़ी में जाकर अपना ब्यूटी पार्लर के कोर्स में नाम लिखवा देती है। एक तरफ उसकी शादी की तैयारी चल रही थी तो दूसरी तरफ वो अपना ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही थी। शादी से पहले वो कोर्स खत्म कर लेती है, जिसके बाद वो अरविंद के साथ शादी करके उसके घर चली जाती है। शादी के बाद उसके ससुराल वाले अपना रंग ढंग दिखाना शुरू कर देते हैं। सुबह सुबह अपनी गंदी शक्ल लेकर मेरे सामने मत आया करो भाभी। नेहा ऐसा कहकर कॉलेज चली जाती है। अरे ओ कोयले की खदान, यहाँ क्या खड़ी है? जाकर मेरे लिए नाश्ता लेकर आ। रुकिए, अभी लेकर आती हूँ माँ जी। फिर समायरा रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए नाश्ता बनाकर लेकर आती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाती है और अपने पति अरविंद के लिए अच्छे से कपड़े निकाल कर रख देती है। अच्छा हुआ तुमने कपड़े निकाल दिए, अब मैं समय से पहुंच जाऊंगा। फिर अरविंद अपने कपड़े पहनकर ऑफिस के लिए निकल जाता है, जहां समायरा की सास और उसकी नंद उसके ऊपर अत्याचार कर रही थी, लेकिन वहीं उसका पति उससे काफी प्यार किया करता था। फिर एक दिन उसकी नौकरी छूट जाती है, जिसके चलते घर में कई सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। जब से मेरी नौकरी छूटी है तब से घर में कोई न कोई परेशानी आती ही रहती है। मैं जानती हूँ आपको इस प्रकार घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैंने पार्लर का कोर्स किया हुआ है। अगर आप मेरी पार्लर की शॉप खुला देंगे तो मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकूंगी। अरविंद समायरा को बहुत समझता था, जिसके चलते वो उसकी दुकान खुला तो देता है, लेकिन समायरा की दुकान पर उसके काले रंग की वजह से कोई भी नहीं आता। इस प्रकार तो मेरा ये पार्लर चलेगा ही नहीं। इस पार्लर को खुले हुए आज पूरा 1 महीना हो गया है, लेकिन मेरे पार्लर में एक भी कस्टमर नहीं आया। एक काम करती हूँ, अब इसे बंद ही कर देती हूँ। ऐसा सोचकर समायरा पार्लर बंद करने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ कुछ सुंदर लड़कियाँ समायरा के पार्लर के बाहर आकर खड़ी हो जाती हैं। जरा रुकिए, अपना पार्लर अभी बंद मत कीजिए। हम सभी पास वाले गांव के फंक्शन में आए थे, लेकिन इस गांव में कोई पार्लर वाली ही नहीं है। हमें तैयार कर दीजिए, हमें डांस परफॉर्म करना है। समायरा उन सभी लड़कियों को तैयार करने के लिए मान जाती है। वो अपने पार्लर में उन सभी को बुला लेती है, जिसके बाद वो लड़कियों को पार्लर के अंदर बिठाकर उनका मेकअप करने लगती है। एक के बाद एक वो सभी का मेकअप कर देती है। तुमने तो बहुत अच्छा मेकअप किया है हमारा, बिल्कुल परियों की तरह। आखिर हम परियां ही तो हैं। क्या कहा आपने? आप सभी परियां हैं। समायरा को उनका सच पता चल जाता है। फिर वो सभी लड़कियां अचानक से सुंदर सी परियों में बदल जाती हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, हम सब तो तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तुम बहुत अच्छी हो,
आज से ये कोई मामूली पार्लर नहीं है, बल्कि जादुई पार्लर है, जिसमें जो भी तैयार होने आएगा वो यहाँ से बहुत खूबसूरत होकर जाएगा। सिंड्रेला, बेल और रपुंज़ेल तीनों ही मिलकर उस पार्लर को जादुई पार्लर बना देती हैं और समायरा को बहुत सुंदर भी बना देती है। अरे वाह, क्या सच में ये मैं ही हूँ? आपने तो मुझे बहुत खूबसूरत बना दिया है। आज के बाद तुम लोगों को खूबसूरत बनाना और सबकी हमेशा मदद करना। ऐसा कहकर वो तीन सुंदर परियां वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद पार्लर के बाहर और भी कई सारी लेडीज आ जाती हैं। समायरा, हमारा मेकअप करो ना। नहीं, पहले मेरा मेकअप करो, मुझे सुंदर होना है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इतनी सारी लेडीज को देखकर समायरा बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो एक के बाद एक सभी को अपने जादुई ब्यूटी पार्लर में बुलाती है। जो भी उस जादुई ब्यूटी पार्लर में जाता है वो खूबसूरत होकर बाहर निकलता है, जिसके चलते सभी लोग समायरा को खुशी खुशी पैसे भी देकर जाते हैं। आज तो कमाल ही हो गया, इतने पैसे तो अरविंद जी ने जिंदगी में कभी नहीं कमाए होंगे। अब मैं अपने घर की परेशानियों को भी ठीक कर सकती हूँ। समायरा उन पैसों से घर के लिए राशन खरीदती है और घर का जरूरी सामान भी खरीद लेती है, जिसके बाद वो घर ले जाकर सभी के लिए खाना बनाती है। अरे बहू, काली से अचानक तो इतनी गोरी कैसे हो गई? ये चमत्कार कैसे हुआ? फिर समायरा अपनी सास, नंद और अपने पति को सारा सच बता देती है। ये तो बहुत अच्छा हुआ बहू, लेकिन मुझे माफ करना बहू, मैंने तुम्हारे रंग का बहुत मजाक बनाया था। हाँ भाभी जी, अगर हो सके तो आप मुझे भी माफ कर देना। उसके बाद समायरा सबको माफ कर देती है। सब कुछ भूल जाइए और सभी लोग चलिए खाना खाइए। उस दिन सभी लोग पेट भरकर खाना खाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो समायरा अरविंद के साथ रास्ते में जा रही होती है। तभी रास्ते में कुछ लोग अरविंद को समायरा के साथ देखकर कहते हैं, अरे देखो तो सही, परी के साथ काला कौआ चल रहा है। इस सुंदर सी नारी के साथ ये काला कलूटा आदमी बिल्कुल भी नहीं जच रहा। अरविंद को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कहता और वो चुपचाप समायरा के साथ चलता रहता है। जैसे ही समायरा का पार्लर आता है तो वो अपने साथ अरविंद को अपने पार्लर के अंदर ले जाना चाहती है। ये तुम क्या कह रही हो? ये तो औरतों का ब्यूटी पार्लर है, तुम मेरा मजाक बनाना चाहती हो क्या? आपको मेरे ऊपर विश्वास है ना? तो बस मेरे साथ पार्लर के अंदर चलिए। समायरा अरविंद को अपने ब्यूटी पार्लर के अंदर ले जाती है, जिसके बाद में वो उसका हल्का फुल्का सा मेकअप करती है, जिससे अरविंद बहुत ही गोरा और सुंदर हो जाता है। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल हैंडसम लग रहा हूँ। बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ये मैं ही हूँ। आज के बाद आपको और मुझे कोई भी काला नहीं कहेगा। मुझे नौकरी तो मिल नहीं रही, ऊपर से इस दुनिया में मेरे जैसे और भी लोग हैं जिन्हें ऐसा रंग चाहिए। तो क्यों ना हम दोनों इस पार्लर को सैलून बना लें, जिसमें औरतें और आदमी दोनों आ सकते हैं। समायरा अरविंद की बात मान लेती है और उस दिन के बाद से उस पार्लर के अंदर आदमी और औरत दोनों ही आ जा सकते थे। धीरे धीरे उनकी पार्लर की दुकान बहुत फेमस हो जाती है और वो अपने जीवन में अच्छा खासा पैसा कमाने लगते हैं। ये कहानी प्रगति नाम की एक लड़की की है। प्रगति दिखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन प्रगति बेचारी बहुत गरीब थी। वो अपनी माँ शारदा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। शारदा अपना घर चलाने के लिए
जादूनगर गांव के बड़े सेठ मोहन लाल के घर नौकरानी का काम करती थी। शारदा को सेठ के घर काम करते हुए कई साल बीत गए थे, क्योंकि प्रगति के पिता के गुजरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब शारदा के कंधों पर आ गई थी। वहीं प्रगति और सेठ की बेटी मौनी दोनों हम उम्र थी, लेकिन मौनी में बहुत ज्यादा घमंड था। जब कभी ज्यादा काम करने की वजह से शारदा की तबीयत खराब हो जाती, तो वो अपनी जगह अपनी बेटी प्रगति को काम करने के लिए भेज देती थी। ऐसे ही एक सुबह। अरे आज तू आई है प्रगति, शारदा कहाँ पर है? वो सेठानी जी, माँ को बुखार है, बहुत तेज हो रहा था, तो मैंने दवाई देकर उन्हें आराम करने को बोला है। प्रगति ने हाँ में सिर घुमाया और घर के कामों में लग गई। लेकिन वही मौनी, जो कि पहले से ही प्रगति से जलती थी, क्योंकि मौनी दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी और प्रगति उससे बहुत ज्यादा सुंदर थी, और उसकी जलन का यही कारण था। इसलिए वो कहती है, आज माँ का हाथ आया है, अभी माँ से इसको डांट पड़वाती हूँ। माँ, माँ, कहाँ है आप माँ? मौनी के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ उसके पास आई। माँ, ये सब क्या है? ये मेरी इतनी महंगी ड्रेस पर जूस के दाग कैसे पड़ गए? वो देखो माँ, प्रगति के हाथ में जूस का जग है, जरूर इसने जानबूझकर मेरी ड्रेस पर जूस गिराया होगा। माँ, ये मेरे जन्मदिन की ड्रेस है, आपको पता है ना, मैं स्पेशली कितनी महंगी खरीद कर लाई थी। प्रगति इधर आ, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। अरे आँखों की अंधी, तूने मेरी बेटी के जन्मदिन की ड्रेस को खराब कर दिया। पता भी है कितने की ड्रेस है ये? सेठानी जी, मैंने तो कोई भी जूस नहीं गिराया, ये जग तो मैं गार्डन से उठा कर लाई हूँ। माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी ये ड्रेस खराब हो चुकी है, अब मुझे नई ड्रेस दिलवाओ बस, और इसके पैसे काट लो। इसे इस महीने के 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। मौनी ये सब कह ही रही थी कि तभी उसके पापा वहाँ पर आ जाते हैं। अरे इस महीने के पैसे काटने की क्या जरूरत है? बेटी मौनी, इससे अपने जन्मदिन पर घर के सारे काम करवाओ। सुबह से लेकर रात तक जो भी मेहमान आएंगे, सबकी खातिरदारी यही करेगी। हाँ जी, यही बिल्कुल ठीक रहेगा। सुन प्रगति, 2 दिन बाद मौनी का जन्मदिन है, तो दिन भर मौनी के जन्मदिन के सारे काम देखेगी, और एक भी काम गलत नहीं होना चाहिए, समझी? ठीक है सेठानी जी, मैं आ जाऊंगी। उसके बाद प्रगति घर आ गई और उसने अपनी माँ को वो सारी बातें बताईं। ये सुनकर उसकी माँ ने कहा, प्रगति मेरी बच्ची, कल मेहमान आएंगे, उनके सामने मैं सोच रही थी कि तू कोई अच्छा सा लहंगा पहन ले। मेहमानों के बीच पुराने कपड़े पहनते अच्छा नहीं लगेगा बेटी, लेकिन तेरे सारे कपड़े तो किनारों से फट गए हैं और तेरे पास कोई लहंगा भी नहीं है। वही तो माँ, मेरे पास तो कोई लहंगा ही नहीं है जो मैं पहनकर जा सकूं। छोड़िए ना माँ, पुराने कपड़े पहनने में कौन सी बुराई है। बहुत रात हो चुकी थी। प्रगति अपने आंगन में बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी प्रगति की नजर एक तितली पर जाती है, जिसके पंख एक झाड़ी में फंस गए थे, और वो तितली उस झाड़ी से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। फिर प्रगति पेड़ों की उस झाड़ी के पास जाती है और बहुत ही आराम से उसके पंखों को झाड़ी से छुड़ा देती है। तुम बहुत अच्छी हो प्यारी लड़की, तुमने मेरे पंख झाड़ी से छुड़ा दिए। मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा था। बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं देख रही थी कि तुम वहाँ बैठी हुई कब से रो रही थी, पर मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी क्योंकि मेरे पंख यहाँ झाड़ियों में फंसे हुए थे। मुझे बताओ, तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? तुमने उदास मन होते हुए भी मेरी तरफ ध्यान दिया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। प्यारी तितली, कल सेठानी की बेटी मौनी का जन्मदिन है, पर मेरे पास पहनने के लिए कोई लहंगा ही नहीं है, इसीलिए मैं बहुत उदास हूँ। बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारे लिए फूलों का लहंगा तैयार करती हूँ, तुम उसे पहन कर जाना, तुम बहुत सुंदर लगोगी। अभी रुको जरा। फिर वो नन्ही सी तितली इधर उधर मंडराती है और देखते ही देखते प्रगति के हाथ में बहुत ही सुंदर फूलों का लहंगा आ जाता है, जिसे देखकर प्रगति बहुत खुश हो जाती है। प्यारी तितली, ये फूलों का लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। शुक्रिया प्यारी तितली।
इसके बाद वो तितली वहाँ से उड़ गई। इतना सुंदर लहंगा मिलने से प्रगति बहुत खुश थी। प्रगति ने घर के अंदर जाकर वो लहंगा अपनी माँ को भी दिखाया। शारदा भी फूलों का इतना सुंदर लहंगा देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह प्रगति, ये फूलों का लहंगा तो बहुत सुंदर है। देखना, मेरी बच्ची पूरी पार्टी में सबसे सुंदर लगेगी। अब तुम्हें सोने जाना चाहिए, नहीं तो सेठानी जी गुस्सा करेंगी अगर तुम सुबह में लेट हो गई तो। ठीक है माँ, आप भी सो जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ। फिर अगले दिन मौनी का बर्थडे था। पूरा घर गुब्बारों से सजा हुआ था और सारे मेहमान भी आ गए थे। प्रगति भी अपना सुंदर सा फूलों वाला लहंगा पहनकर पार्टी में आ जाती है। वहीं मौनी अपने एक फ्रेंड अर्जुन से बात कर रही होती है। अर्जुन दिखने में बहुत ही हैंडसम और अमीर था और वो मन का अच्छा और बहुत ही शांत था, इसलिए वो मौनी की झूठी शान बान पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। थैंक यू सो मच अर्जुन, तुम नहीं जानते तुमने यहाँ आकर मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। रुको, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाती हूँ। अरे प्रगति, इधर आना। प्रगति कोल्ड ड्रिंक की ट्रे लेकर वहाँ पर आती है, लेकिन मौनी का फ्रेंड अर्जुन प्रगति को ही देखे जा रहा था। लेकिन मौनी पहले ही समझ चुकी थी कि अर्जुन का ध्यान प्रगति पर है, इसलिए वो जानबूझकर प्रगति को नीचा दिखाने के लिए उसके पैर में अपने पर्स से कुछ मोती निकालकर जमीन पर गिरा देती है, जिसकी वजह से प्रगति का पैर फिसल जाता है और वो कोल्ड ड्रिंक की ट्रे लिए हुए जमीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। पर मौनी ये नहीं जानती थी कि उसे ऐसा करते हुए अर्जुन पहले ही देख चुका है और मौनी को ऐसा करते हुए देखकर प्रगति उदास मन से रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। पर उसी बीच अर्जुन भी पार्टी छोड़कर जाने लगता है। तभी उसी समय मौनी कहती है, क्या हुआ अर्जुन, तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो केक काटना बाकी है। मैं ऐसी जगह बिल्कुल नहीं रुक सकता जहाँ किसी निर्दोष का अपमान हो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मौनी, तुमने उस लड़की प्रगति को जानबूझकर अपने पर्स से कुछ मोती जमीन पर फेंककर उसे गिराने की कोशिश की थी। अब से मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। फिर अर्जुन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके 2-3 दिन तक शारदा और प्रगति काम पर नहीं आई। प्रगति उदास होकर अपने कमरे में बैठी हुई थी कि तभी अर्जुन अपनी मम्मी पापा के साथ उसके घर आता है। आंटी जी, मैं प्रगति को बहुत पसंद करता हूँ और मैं प्रगति से शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपने मम्मी पापा के साथ आया हूँ। बिल्कुल बहन जी, प्रगति के बारे में जैसा अर्जुन ने बताया था, प्रगति बिल्कुल वैसे ही सुंदर है। हमें प्रगति बहुत पसंद है। बस आप शादी की तैयारियां कीजिए और हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। सबकी बातें सुनकर प्रगति शर्मा जाती है, साथ ही वो बहुत खुश भी थी। वहीं शारदा बेहद खुश थी कि उसकी बेटी का संसार खुशियों से भर उठा। और कुछ दिन बाद धूमधाम से प्रगति और अर्जुन की शादी हो जाती है। प्रगति की किस्मत अब बिल्कुल बदल गई थी। अपने जीवन में अर्जुन जैसा अच्छा इंसान पाकर प्रगति बहुत खुश होती है और मन ही मन उस नन्ही तितली को धन्यवाद कहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।